आइए आज कथा मंजरी में सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी दरका हुआ दर्पण और खंडित छवियाँ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कुमार। डॉक्टर शेफाली ने बाहर आते ही कहा, आपके यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है। कपड़े ठीक करते हुए मैंने पर्दे के भाग से मिस्टर कुमार की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। उनका चेहरा एकदम फक पड़ गया था। मैं जब बाहर आई तो वे बुदबुदा रहे थे। मैंने तो सुना था इस उम्र में बच्चों का कोई खतरा नहीं होता। उसे खतरा नहीं कहते मिस्टर कुमार, संभावना कहते हैं। इस उम्र में संभावना सचमुच बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको कांग्रेचुलेट कर रही हूँ। यू आर लकी, डॉक्टर ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, सिट डाउन डियर, वी हैव डिस्कस ए लॉट। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगी। साथ ही मुझे ढेर सारी हिदायतें भी देती जा रही थी। मैंने कनखियों से इनकी ओर देखा। इनका चेहरा एकदम पथराया हुआ था। मैंने कनखियों से इनकी ओर देखा तो उनका चेहरा एकदम पथराया हुआ था। वहाँ बैठे जरूर थे, पर शायद कुछ देख सुन नहीं रहे थे। थैंक यू डॉक्टर, मैंने उठते हुए कहा। ओके डियर, टेक केयर, वे बोली और आया को बुलाने लगी। शायद वे अगली पेशेंट को बुलाना चाह रही थी। चलें, मैंने इनसे कहा। वे ऐसे चौंके जैसे नींद से जागे हों। नींद में चलने वाले व्यक्ति की तरह बाहर आए, गाड़ी में बैठ गए। मेरे बैठने के बाद भी उनकी समाधि भंग नहीं हुई। मैंने कलाई घड़ी की ओर देखकर कहा, ओह 10 बज रहे हैं, अब घर जाकर लौटूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज़ मुझे कॉलेज छोड़ दे। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और रूट बदल दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट पर थी। मुझे उतारकर वे चुपचाप चले गए। गेट पर ही अदिति मिल गई। वो सुबह सुबह गणित की क्लासेस लेती है। बोली, आज सुबह सुबह कैसे मियाँ जी पकड़ा गए? सुबह सुबह आ जाते हैं, शाम का कोई ठिकाना नहीं होता। बोलते हुए हम लोग कॉरिडोर में पहुंच गए थे। वहां और लोग भी थे। आज सुबह सुबह कैसे? डॉक्टर के यहाँ गई थी। सोचा घर जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। डॉक्टर के यहाँ क्यों? कोई खास बात? अरुणा ने आंखें नचाकर पूछा। उसके चेहरे का ग्लो देखना, वही बताएगा, मिसेस महाजन बोली। कसम से अन्ना, शादी के बाद तेरी रंगत ही बदल गई है। 10 साल छोटी लग रही है तू, पूनम ने कहा। डॉक्टर क्या बोले बता ना, सीमा का आग्रह था। मैं मुस्कुरा कर रह गई तो मिसेस महाजन बोली, नहीं बताती तो मत बताने दो। वो छिपेगा थोड़े ही, अभी आगे आ जाएगा। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझे खूब भूख लग रही है। मेरे साथ कोई कैंटीन तक चलने के लिए इंटरेस्टेड है? तू ट्रीट दे रही है क्या? सभी चलते हैं। कुछ ही देर में पूरा जत्था कैंटीन में था। लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया गया। मेरी खुशी जैसे सबकी खुशी बन गई थी। फिर मुझे याद आया कि इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि डायरेक्ट जा रही हो तो तुम्हारे खाने का क्या होगा, जबकि पूछना चाहिए था। यह एहसास होते ही मन खट्टा हो गया और सब कुछ बेस्वाद लगने लगा। सखी सहेलियों के बीच मुद्रा बनाए रखना मुझे कठिन लगने लगा। घर लौटते हुए मधुरम के सामने से गुजरी तो वहाँ की सुगंध ने मुझे खींच लिया। मैंने अपनी पसंद की इमरती और इनके लिए रसगुल्ले ले लिए। मीठे के बाद कुछ नमकीन भी चाहिए, इसलिए समोसे ढोकले भी पैक करवा लिए। चाय के लिए देर तक इनका इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर अकेले ही सबका आनंद ले लिया। यह देर रात लौटे, मैंने सीधे खाना ही लगा दिया। खाने के साथ मधुरम से लाई हुई सामग्री भी परोस दी। अरे क्या क्या बना लिया आज? कुछ नहीं, आज खाना खाकर नहीं गई थी ना, कैंटीन जाना पड़ा, वहीं से कुछ घर के लिए भी बंधवा लिया। ओके, इन्होंने कहा और खाना शुरू कर दिया, पर मैं देख रही थी खाने में इनका जरा भी मन नहीं है। फिर मेरा भी मन उचट गया।
सेलिब्रेशन की हवा निकल गई। सारी खुशी बेमजा हो गई। मैंने बचा हुआ सब कुछ उठाकर गंगाराम को दे दिया। कम से कम उसके बच्चे ही एंजॉय करें। खाने के बाद यह रोज़ की तरह टीवी के सामने बैठ गए। मैं कल के लेक्चरर्स की तैयारी करती रही। कोई 10:30 बजे मैं सोने गई, पर आँखों में नींद का नाम नहीं था। आँखों में नींद का नाम नहीं था। दिन भर का घटना चक्र दिमाग में घूम रहा था। यह कमरे में आए तब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं सोने का नाटक कर पड़ी रही, पर यह शायद जानते थे कि मैं जाग रही हूँ, क्योंकि बिस्तर पर आते ही इन्होंने पूछा, तुम्हें पहले से पता था ना? मैं उनका मंतव्य समझ गई, इसलिए धीरे से कहा, थोड़ा अंदाज़ा था, तो मुझे बताया क्यों नहीं? कंफर्म नहीं था ना, इसीलिए तो आपको साथ ले गई थी। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले। वह महिला इतना जोश के साथ कांग्रेचुलेट कर रही थी कि उसे उस समय कुछ बोल नहीं पाया। अब तुम ही एक आध बार फ़ोन लगाकर पूछ लेना, क्या छुटकारा पाया जा सकता है? मैं एक झटके के साथ उठ बैठी। व्हाट डू यू मीन? आपको कोई खुशी नहीं हुई यह तो मैं जान गई थी, पर आप छुटकारा पाने के बारे में सोचेंगे यह नहीं सोचा था। लोग क्या कहेंगे यह सोचा है? लोग क्या करेंगे और क्या कहेंगे? शादीशुदा है हम लोग, कोई अवैध संतान नहीं है। इस उम्र में बच्चा पैदा करोगी तो हंसी नहीं होगी? इस उम्र में शादी की है तो इस उम्र में ही बच्चा होगा ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, पर मुझे है। इतनी बड़ी बड़ी 2 बेटियां हैं, तीसरा बच्चा आएगा तो लोग हंसेंगे। तीसरा बच्चा? इतनी बड़ी बड़ी बेटियों के होते हुए भी आपने शादी की, तब लोगों ने कुछ नहीं कहा। और आपकी शादी कोई अनायास नहीं हुई है। आपने बाकायदा मैट्रिमोनियल में पोस्ट ली थी, तब बेटियों का ख्याल नहीं आया। बेटियों का ख्याल था तभी तो दूसरी शादी की है। जवान लड़कियों को घर पर छोड़कर जाते हुए डर लगता है। बुआ जी की भी बहुत मान मनौवल करके यहाँ लाया था। 1.5 साल तक किसी तरह उन्होंने निभा दिया, पर वह उकता गई थी। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था, मुन्ना जल्दी कोई इंतज़ाम करो, यह चौकीदारी अब हमसे नहीं होगी। हमारा भी घर है, बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं। बुढ़ापे में हम उनका सुख भोगे कि तुम्हारी धर्मशाला निभा लें। मजबूरन शादी का निर्णय लेना पड़ा। उनका एक एक शब्द मुझे छलनी करता चला गया। कसैली स्वर में मैंने कहा, तो श्रीमान जी, अब मुझे एक बात बता दो, इस घर में मेरा स्टेटस क्या है? आया, वार्डन कि सिर्फ चौकीदार? इतना कड़वा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इन लड़कियों की माँ बनाकर लाया हूँ। रियली? मेरे स्वर से वे तिलमिला उठे। कुछ कहने को उनके होंठ फड़फड़ाए, पर वे चुप रहे। मैंने ही कहा, आपको क्या लगता है माँ बनना इतना आसान है? क्यों नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार दो उन्हें। वो माँ के प्यार के लिए तरस गई हैं। प्यार देना कोई चॉकलेट या टॉफ़ी देना नहीं है। और आपकी बेटियों की माँ मैं कभी नहीं बन सकती, क्योंकि उनके मन में अपनी माँ की याद अभी ताज़ा है। उस स्थान पर किसी दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। हो सकता है वे इस शादी के लिए मन ही मन आपको कोसती रही हों। वे इस समय उम्र के बहुत ही नाजुक और भावुक दौर से गुजर रहे हैं। इस समय आप उन पर कोई रिश्ता लादने जाएंगे तो वे बगावत कर देंगी। हम लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहे, यही काफ़ी है। उस रात हम दोनों में से कोई भी सो नहीं सका। सुबह उठी तो सर भारी लग रहा था। थकान सी महसूस हो रही थी। कॉलेज जाने का जरा भी मन नहीं था, पर छुट्टी लेती भी तो किस बहाने, और घर में बैठकर करती क्या? खाली घर दिन भर भाएं भाएं करता रहेगा। वहाँ कम से कम 4 लोगों के बीच समय तो कटेगा। सिनेमा के पर्दे पर, उपन्यास के पन्नों पर इस प्रसंग के कैसे मनोहारी चित्र मैंने देखे थे, और मेरे घर में यह कैसी विपरीत लीला हो रही है
इस उम्र में शादी करके मैंने भूल तो नहीं की। बेमन से ही सही तैयार होकर जैसे ही एक्टिवा की चाबी निकाली, मन ने विद्रोह कर दिया। अब एक्टिवा से नहीं जाना है। गंगाराम को भेजकर मैंने ऑटो बुलवाया, पर कॉलेज पहुंचने तक हालत ख़राब हो गई। इससे तो अपनी एक्टिवा ही अच्छी थी, मैंने सोचा। मैं ऑटो से उतर रही थी कि मिसेस महाजन सामने पड़ गई। तू इस खड़खड़िया से आई है? हाँ, डॉक्टर ने स्कूटी के लिए मना किया है। मैं सफ़ेद झूठ बोल गई। तो मियाँ से बोल गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। हम लोगों का टाइम अलग अलग है और डायरेक्शन भी। तो नई गाड़ी लेने के लिए बोल। प्रेशियस चाइल्ड के लिए नई गाड़ी लेने का। कोई मेरे घर आकर देखे इस प्रेशियस चाइल्ड का कैसा स्वागत हो रहा है। दूसरे दिन से मैं कैब बुलवाने लगी। कभी कोई छोड़ देता। इस नई वाहन व्यवस्था का इन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि ये मुझसे पहले निकल जाते थे और मेरे आने के बाद ही लौटते थे। एक दिन कोई मीटिंग थी तो मैं देर से घर पहुंची। यह मुझे चाय पीते हुए मिल गए। तुम्हारी स्कूटी दिखी तो मुझे लगा घर पर ही हो। फिर गंगाराम ने बताया कि आजकल स्कूटी पर नहीं जाती। हाँ, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने अपना झूठ दोहरा दिया, पर यह कुछ नहीं बोले। जब गंगाराम चाय का सामान समेट कर चला गया तो गंभीर स्वर में बोले, आज ऑफिस में ऐसे ही बात चल पड़ी थी तो मैंने सबको बताया तो मिस्टर जयशंकर बोले, इस उम्र में डिलीवरी बहुत रिस्की होती है। नॉर्मल तो खैर होती ही नहीं, सिजेरियन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हो सकता है डॉक्टर स्वार्थवश ऐसा करते हों या सचमुच उसकी ज़रूरत होती है। इस देश में 50% से ज़्यादा डिलीवरी सिजेरियन होती है और मिस्टर नारायण भी कह रहे थे। क्या इस उम्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वे एबनॉर्मल होते हैं? या तो मंदबुद्धि होते हैं या अपंग। नारंग साहब को शायद पता नहीं कि पुराने ज़माने में औरतें मेनोपाज तक बच्चे पैदा करती जाती थी, क्योंकि रोकने का कोई साधन नहीं था। पहले वाली दोनों लड़कियां हैं तो डर लगता है एक और लड़की आ गई तो क्या इन दोनों की पढ़ाई और शादी के बाद तीसरी के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं कमा रही हूँ ना, सब संभाल लूँगी। जुड़वा भी हो सकते हैं। होने दीजिए, जैसे पलक और महक पल गई हैं वे भी पल जाएंगे। फॉर ए चेंज बेटा भी तो हो सकता है। बेटे का मैं क्या करूँगा? उसके जवान होने तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। तो वह आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। लोग इसी दिन के लिए तो बेटे की कामना करते हैं। मतलब तुम्हारे पास हर बात का जवाब है, इन्होंने खींच कर कहा। मेरे पास हर बात का जवाब है, क्योंकि मैं सकारात्मक ढंग से सोचती हूँ, पॉजिटिव अप्रोच रखती हूँ। आप हर बात को नकारात्मक ढंग से देखते हैं, सोचते हैं। ऑफिस में ही यह बात आपने बड़े मायूस अंदाज में की होगी, तभी आपको लोगों ने इतने भयानक उदाहरण दिए। कॉलेज में तो मुझ पर बधाइयों की वर्षा हो गई थी, जबकि मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रही हूँ। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। माना कि हम लोगों के संबंध नितांत औपचारिक हैं, हम लोगों के बीच कोई संवाद नहीं है, लेकिन वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, कहाँ तो आप चाहते हैं मैं उन्हें माँ का प्यार दूँ, पर आपने उनको मुझसे जुड़ने ही नहीं दिया। इतने दिनों तक बुआ जी की कैद में थी। उनके जाते ही आपने लड़कियों को हॉस्टल में भेज दिया। उन दोनों की ही जिद थी, कह रही थी हमारा 12वीं का साल है, हम शांति से पढ़ना चाहती हैं। तो आपको कहना था कि यहाँ उनकी शांति भंग करने वाला कोई नहीं है। शांति भंग करने वाला चला गया है, आपने नहीं कहा, क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे। उसी कंफर्ट जोन का नतीजा भुगत रहा हूँ मैं, इन्होंने कहा और एकदम उठकर चल दिए। मैं देखती रह गई। पिछले 8-10 दिनों में यह आदमी कितना बदल गया है। क्या यही
इनका असली चेहरा है। नए नए प्रेम के उन्माद में मैं एकदम भूल गई थी। सब कुछ रंगीन नजर आ रहा था। इतनी जल्दी मोह भंग हो जाएगा यह नहीं सोचा था। ये ऑफिस से लौटे तब मैं तैयार होकर हॉल में बैठी थी। बोले, अभी अभी आई हो? मैंने सिर हिला दिया, बोली नहीं। ये कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, इतना ड्रेसअप होकर कॉलेज जाती हो? थैंक गॉड, आपका ध्यान तो गया। श्रीमान जी, मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुई हूँ। माँ का आदेश था, शादी के बाद पहली बार दर्शनों के लिए जा रही हो। माता रानी के नवरात्रि चल रही है, खूब सज संवर कर जाना। किसके दर्शनों के लिए जा रही हो? माता रानी के, नवरात्रि चल रही है। कुछ पता भी है? और माँ का आदेश है कि अकेले मत जाना, जोड़े से जाना, इसीलिए आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। चलेंगे ना? वे थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, चाय पी लें, फिर चलते हैं। मैं इतने में ही खुश हो गई थी। पूरे रास्ते चहकती रही। पता है, पहले मैं पूरे 9 दिनों तक व्रत रखती थी, बिना नमक का खाती थी। सुबह सवेरे माता के दर्शनों के बाद ही चाय पीती थी। इस बार उपवास के लिए माँ ने मना कर दिया है। जैसा कि अनुमान था, मंदिर में भीड़ तो थी, पर रात के मुकाबले में कम थी। इसीलिए मैंने यह समय चुना था, इत्मीनान से पूजा हो सकी। मैं थाली में साड़ी, चूड़ा, बिंदिया, नारियल, मिठाई, माला और पैसे रख रही थी। यह लगातार मुझे घूर रहे थे। पूजा करके बाहर आने पर मैंने कहा, देव दर्शन के बाद थोड़ी देर बैठने का विधान है, कहीं बैठ ले? मुझे सीढ़ियों पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। पर इस समय वह असंभव था। भक्तों का रेला सा चला आ रहा था। फिर मुझे याद आया, नीचे कुंड के पास दीवार से लगी पत्थर की बेंच है। सौभाग्य से एक खाली बेंच मिल गई। हमने वहीं आसन जमा लिया। सो थैंक्स गिविंग अच्छे से संपन्न हो गया। मैं चौंक पड़ी। आपने कुछ कहा? यही कि धन्यवाद ज्ञापन अच्छे से हो गया। धन्यवाद कैसा? माँ ने कहा था, शादी के बाद पहली बार जा रही हो तो माता रानी को साड़ी ज़रूर चढ़ाना। वैसे भी हमारे यहाँ भगवान के दर्शन खाली हाथ नहीं किए जाते। आपके यहाँ का पता नहीं। क्यों, हम क्या हबसी हैं? तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद की बात आपके मन में कैसे आ गई? मुझे लगा तुमने मन्नत मांगी होगी, जिसे पूरा करने के लिए आई हो। मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी थी, यह तो एक नित्य नैमित्तिक कार्य था। पर जब आपने बात उठाई ही है, तब आपको साक्षी रखकर एक मन्नत मांग लेती हूँ। माता जी, जिस दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर दर्शन के लिए आऊँगी, पूरे 1100 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊँगी। प्लीज़ बेटे की मन्नत मत मांगना। मैंने बेटा बेटी ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, केवल बच्चे को लेकर आने की बात की थी। आपको बेटे से परेशानी क्या है? बेटा हो गया तो पलक और महक यही सोचेंगी कि मैंने बेटे के लिए दूसरी शादी की है। उनके इस बात पर मुझे गुस्सा आना चाहिए था, रुलाई आनी चाहिए थी, पर उल्टे हंसी ही आ गई। मान गए मिस्टर कुमार, आपको मान गए। आपके दिमाग की सचमुच तारीफ करनी पड़ेगी। ये रोज़ रोज़ के फंडे आप कहाँ से ले आते हैं? कैसे फंडे? वे गुर्राए। मैंने कभी भी अपेक्षा नहीं की थी कि इस खबर को पाते ही आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी ये पहली संतान नहीं है, लेकिन आप इतने गमज़दा हो जाएंगे यह सोचा नहीं था। मुझे फुसलाने के लिए कैसे कैसे तर्क आपको सूझ जाते हैं। पर आपको बता दूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपके बहकावे में आकर इस ईश्वरीय सौगात को लौटा दूँ। सो मिस्टर कुमार नाउ, ये क्या मिस्टर कुमार लगा रखा है? वे उखड़ गए थे। मैं क्या करूं? मुझे लग रहा है जैसे मैं एक अजनबी के साथ यहाँ बैठी हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हूँ।
और यह फीलिंग मुझ में बड़ी गिल्ट भर देती है और मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हूँ। मिस्टर कुमार, क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ। इन 8 दिनों में आप कितने बदल गए हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं है? जिस व्यक्ति से शादी की थी वह व्यक्ति कोई और ही था। शादी के बाद कई लोगों का मोह भंग हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मन जैसा नहीं होता। पर मेरा मोह भंग इतनी जल्दी हो जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। शायद इसकी शुरुआत शादी के दिन से ही हो गई थी। मेरे घर में उस दिन उत्सव का सा वातावरण था। जिनके लिए मैंने इतने दिन वैराग्य धारण कर लिया था, वे मेरे भाई बहन मुझे वधू वेश में देखकर आनंद विभोर हो रहे थे। बड़ी बुढ़िया आशीर्वादों की झड़ी लगा रही थी। कह रही थी, बिटिया शादी में पहले ही बहुत देर हो गई है, अब बाकी काम जल्दी से निपटाना और देर मत करना। वहाँ से विदा होकर आई तो यहाँ का माहौल एकदम विपरीत था। बहुत ज़्यादा धूमधाम की मैंने आशा नहीं की थी, पर यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई अर्थी उठी हो। घर में 10-15 लोग थे। उनके चेहरे से लग रहा था वे मातम पुरसी के लिए आए हों। जिन देवी जी ने मुझे आरती उतार कर भीतर लिया, वे मानो लग रही थी किराए से लाई गई हो। ना कोई ललक, ना कोई उत्सुकता, चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं। बस उन्होंने एक रस्म अदायगी सी कर दी। जश्न का माहौल ना सही, पर दरवाजे पर एक बिजली की झालर तो लगाई जा सकती थी। मेरे स्वागत में 4 सुहागनों को लड्डू तो बांटे जा सकते थे। किसी ने हमारा कमरा तो ठीक किया होता। मैं सजाने की बात नहीं कर रही हूँ, पर ठीक तो किया जा सकता था। मैं सांस लेने के लिए रुकी। लगा अब ये मुझे कुछ कहेंगे, पर वे चुपचाप देख रहे थे। जितने लोग थे सब ने जैसे एक राय बांध ली थी। सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। खुश रहो। अष्टपुत्र सौभाग्यवती वाला आशीर्वाद आजकल कोई देना नहीं चाहता। वे लोग कोई ऋषि मुनि तो थे नहीं कि उनके कहते ही बच्चों की लाइन लग जाए। और आपकी परम पूज्य बुआ जी, वे तो बहुत महान निकली। क्यों, बुआ जी ने क्या किया? उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो है उन्हीं में खुश रहो। वे यहाँ 2 महीने थी। मैंने किसी मौके पर प्रणाम किया, उन्होंने यही आशीर्वाद दिया। जिस दिन वे गई, मेरे प्रणाम करने पर यही आशीर्वाद दोहराया। आखिर मैंने पूछ लिया, बुआ जी इसका मतलब तो समझाती जाइए। बोली, यह जो दोनों बच्चियां हैं ना, अब इन्हीं से संतोष रखो बस। उनका बस मेरे कलेजे में शूल की तरह गड़ गया। मिस्टर कुमार, माँ बनना हर औरत का अधिकार है। उसे छीनना उसके स्त्रीत्व का अपमान करना है। मैं यह अपमान कभी सहन नहीं करूँगी, और मैं यह अपमान कभी सहन नहीं करूँगी। बच्चे को जन्म देना है या नहीं, यह तय करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। और अब मेरा निर्णय सुन लीजिए। यह बच्चा इस दुनिया में आकर रहेगा। अगर आपके घर में उसके लिए जगह नहीं है तो मैं और कहीं चली जाऊंगी। मैं उसे ऐसे वातावरण में जन्म देना चाहती हूँ जहाँ उसका प्रेम से स्वागत हो। उसके जन्म पर खुशियाँ मनाई जाए, बधाइयाँ गाई जाए। इसके बावजूद आपको कोई असुविधा हो तो बता दीजिए। मैं बिना शर्त आपको आज़ाद कर दूंगी। उसके आने से तो आपके घर में मातम ही होगा। बस एक विनती है, इस बार जिस केयरटेकर को आप घर में लाएंगे उसे पहले से समझा दे। और मैं उठकर खड़ी हो गई। अपने निर्णय से शीघ्र मुझे अवगत कराएं। और मैं पलट कर चल दी। मैंने मुड़कर देखा भी नहीं वे मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। मेरे जीवन में अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। यह शादी मैं अपने अकेलेपन को बांटने के लिए की थी, पर अब मैं अकेली कहाँ थी। धन्यवाद मित्रों। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी दरका हुआ दर्पण और खंडित छवियाँ सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।
मालती जोशी जी की ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ आप कथा मंजरी की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। कथा मंजरी में साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद।